हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य है कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपको एक सही दिशा में मार्गदर्शन हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी साइंस की टेस्ट सीरीज़ की एक और टेस्ट लेकर, जिसमें मैं आपको 8 टेस्ट अभी तक हम लगा चुके हैं। आज ये मेरा नवा वीडियो है। इसमें आप पार्ट 9 आपको लगाना होगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप नए व्यूअर हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आप पार्ट 1 से लेकर 8 तक देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पिछले सारे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो पर। ये टेस्ट सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। तो पहला आंसर देखेंगे आप। तो पहला आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही होगा। जो कोबाल्ट धातु है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। और जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ लोअर पीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न होने वाले हैं। हमारे कोई भी वीडियो, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जो आपको गलत दिशा में ले जाए। तो सेलेक्टेड प्रश्न हमारे द्वारा अपने प्रैक्टिस सेटों में रखे जाते हैं। इनको लगाइए, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा कहता है, पित्त जिसको बाइल बोलते हैं का निर्माण होता है। तो आपको मैं बता दूं, पित्त का जो निर्माण होता है वो हमारे यकृत में होता है। इसका जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। और साथ ही साथ ही जो इकट्ठा होता है हमारे पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं। पित्त यकृत में बनता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और ये सीधा हमारी छोटी आंत में जाकर जो अम्लीय भोजन हमारा आमाशय से हमारी छोटी आंत में आता है उसको क्षारीय बनाने में मदद करता है। तो पित्त रस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत में जाके इसका विलय होता है और यकृत में ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। विटामिन सी है। तो विटामिन सी के बारे में इसमें पूछा गया है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। तो ये विटामिन के नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद कर लेना होगा। तो विटामिन सी, जिसको आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है ये, और लगभग लगभग ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, आंवला में पाया जाता है। तो विटामिन सी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। वायरस रोग है। देखिए कुछ रोग इसमें दिए हुए हैं, 4 रोग दे रखे हैं और चारों को बताना है कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो हमारा वायरस से होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आंसर आप पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको आंसर देना है। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीच प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर, यदि आप आंसर नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो प्रश्न 5 का सी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशिका पर भक्षण करता है, जीवाणु अंगक, जीवाणु जो प्राणु कोशिका भक्षण करता है। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने लगा लिया हो तो मैच कर लीजिए। और सही आंसर होगा इसमें फ्रेंड्स, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। देखिए ऐसा वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रश्न 6 आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए, उपापचयी एंजाइम जिसको मेटाबॉलिक एंजाइम बोलते हैं, अनुपस्थित होता है। यानी कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें उपापचयी एंजाइम नहीं होता। तो सोचिए प्रश्न को। मैं आपको 2 से 3 सेकंड देता हूं ताकि आप सही आंसर को सोच सकें। तो यदि आप विषाणु के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि विषाणु ही ऐसा जीव है जिसमें आप उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम को नहीं देखेंगे। तो ठीक है, सही आंसर होता है यहाँ पर विषाणु। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा विषाणु
क्या होता है? तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा विषाणु बताना है। प्रश्न 8, तो सबसे बड़ा विषाणु बताइए, सार्कोमा का होता है, हर्पीज का होता है, ट्यूमर होता है या पॉक्स का होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, पॉक्स। देखिए पॉक्स विषाणु क्या होता है, इसको आप माता भी बोलते हैं छोटी अपने देहात भाषा में, तो इसको छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं। पॉक्स होता है एक प्रकार का, और पॉक्स रोग इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। जीवन की उत्पत्ति किसने लिखा था? क्या डार्विन ने लिखा था, ओपेरिन, स्मिथ या मिलर? तो जीवन की उत्पत्ति, प्रश्न नंबर 9 आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर ओपेरिन ने। तो ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी थी। तो सही आंसर आपने सेलेक्ट किया। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो ये क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का आंसर आप लगाइए। तो जी हाँ, यदि आप ऑप्शन नंबर ए पर आप जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, तो ये बहुत ही सही जा रहे हैं आप। मोनोसैकेराइड पर अगर आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो आपको बताना होगा सही आंसर इसका। आपने सेलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर डी, तो आपने सही चुना है, प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो आपको बताना होगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में इकट्ठा रहते हैं, संचरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जी हाँ, यदि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी अमीनो अम्ल के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो यदि आप ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर से यकृत को आप देखिए, यकृत बहुत ही जोर की चीज़ है हमारे बॉडी में, लीवर जिसको आप बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ग्रंथि है हमारी वो मानी जाती है। आगे देखेंगे। प्रश्न 14, उत्सर्जन एक्सक्रेशन क्या है? एक्सक्रेशन क्या है ये? तो इसकी हमें इकाई बतानी है, उत्सर्जन की इकाई। तो उत्सर्जन की इकाई होती है साहब नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 14 का सी। देखिए नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नेफ्रॉन ये जो हमारा किडनी होता है, किडनी में जो सबसे छोटी इकाई उसकी यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई जो कहलाई जाती है वो नेफ्रॉन ही कहलाई जाती है, जिससे जो हमारा रुधिर है वो शुद्धिकृत होकर उससे जो हमारा क्या बोलते हैं मूत्र है वो छनकर उससे बाहर पहुंचता है अमीनो अम्ल के रूप में। जो जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं, वो हमारी नेफ्रॉन के द्वारा ही निकलते हैं। नेफ्रॉन जो है एक जो कार्य करने की जो इकाई है हमारी, ये जो ब्रक होते हैं हमारे, जिसको आप गुर्दा बोलते हैं अपनी भाषा में, या किडनी भी उसको बोलते हैं, तो ये नेफ्रॉन होगा। आगे चलते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो ऐसा प्राणी तो आपको पता होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए केचुआ बिल्कुल होता है, मेंढक में होता है और मीन में भी होता है। तो आपका सही आंसर होगा हाइड्रा, जो एक जलीय पौधा है। इसमें श्वसन तो होता है लेकिन क्या नहीं होता है, रुधिर जिसको आप खून कहते हैं वो नहीं होता। आगे देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में लेता है साहब 14 से लेकर 18 सांसें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? तो श्वसन क्रिया के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 17 आंसर होगा इसका डी, मेड्यूला। तो मेड्यूला इसका सही आंसर होगा, मेडुला ओब्लांगेटा। मेड्यूला याद रखना है आपको। तो मेड्यूला श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो ये आंसर लगाइए, कॉर्निया है, सिलियरी है, प्रितारिका है या आइरिस है? तो प्रश्न 18
तो इसके साथ आप जा रहे हैं। यदि आप आइरिस के साथ जा रहे हैं तो ये आप सही जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नेत्रिका होती है, नेत्र होता है, उसमें जो बाहर एक झिल्ली होती है, मांसपेशियाँ होती हैं जिसको आइरिस बोलते हैं, और उनका कार्य होता है कि वो प्रकाश को नियंत्रित कर अंदर भेजती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना आकार बढ़ा भी सकती हैं और अपना आकार कम भी कर सकती हैं। तो जो आइरिस के बीच में खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं आप नेत्र तारा, जिसको आप पुतली भी कहते हैं। उसी स्थान से होगा सारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो जो प्रकाश की किरणों हैं उनको जो नियंत्रित करता है कि कितनी किरणें भेजती हैं, वो आइरिस होती है। और आइरिस की विशेषता यह है कि वो कम प्रकाश में चौड़ा हो जाता है और यानी फैल जाता है, और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। मतलब क्या है, ये जो है अधिक प्रकाश पड़ने पर प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को अंदर भेजती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो ये किस भाग में होता है? शरीर का ताप नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का हाइपोथैलेमस एक प्रकार की हमारी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करती है, मस्तिष्क में होती है ये। प्रश्न 19 का आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। सबसे लंबी कोशा क्या है? तो ये तो आपने देखती पहचान लिया होगा, सबसे बड़ी कोशा हमारी तंत्रिका कोशा है। प्रश्न 20 का आंसर होगा ए सही होगा। आगे चलते हैं। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? देखिए, यदि व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग उसके लिए जिम्मेदार होता है, इसमें आपको ये बताना है। तो किस भाग में व्यक्ति की जो मेमोरी है वो होती है, वो आपको बताना है इसमें। तो ये सारा कार्य किसका होता है? ये होता है प्रमस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा 21 का। चलिए आगे चलते हैं। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ आपको। जो लैंगरहैंस के उपद्वीप हैं ये हमारे अग्नाशय में पाए जाते हैं, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और इनकी विशेषता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लैंगरहैंस के जो उपद्वीप होते हैं इनमें इंसुलिन नामक एंजाइम एक निकलता है। इंसुलिन नामक एंजाइम से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इंसुलिन एंजाइम नामक जो एंजाइम, अगर ये इसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो व्यक्ति को शुगर रोग हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं, इसको डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह रोग हो गया। तो ये सारे रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण होते हैं। और इस हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, जो लैंगरहैंस के उपद्वीप होते हैं। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में कई बार। व्यक्ति के शरीर में जो हमारी शुगर है उसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है इंसुलिन नामक एंजाइम, हार्मोन सॉरी। प्रश्न नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं 23 पर। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जो वृद्धि हार्मोन्स है वो कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी, 23 का डी होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी सबसे छोटी ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, सबसे छोटी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो है वृद्धि हार्मोन्स को अपने अंदर से निकालता है, और जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड जितना ज़्यादा जो हार्मोन्स है उसको निकालेगा, उसको स्रावित करेगा, उस व्यक्ति की उतनी ही हाइट बढ़ेगी। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतः ग्रंथि तथा बाह्य ग्रंथि दोनों होती है? देखिए, इसमें ग्रंथि से एक प्रश्न जरूर पूछ लेते हैं, सबसे छोटी पूछ लेते हैं, सबसे बड़ी पूछ लेते हैं, या अंतःस्रावी सबसे बड़ी कौन सी होती है, बाह्यस्रावी कौन सी होती है। एक ऐसी ग्रंथि कॉमन पूछ लेते हैं जो अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है। तो यहाँ पर 25 के साथ अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि जो पेनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, ये जो है दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ इसमें होती हैं, जो अंतःस्रावी भी इसको बोलते हैं और बाह्यस्रावी बोलते हैं। अर्थात ये हार्मोन्स का स्राव बाहर को भी करता है और अपने अंदर भी आंतरिक रूप से भी करता है।
गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियों की बात चल रही है, इसमें क्या होगा देख लेते हैं। प्रश्न 26, इसमें एस्टेरोजन FSH है या FSH+H है, प्रोस्टेरोन LH है या ऑस्टेनोन प्रोस्टेनोन है। तो चलिए बताइए प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरिन। मतलब यदि आप ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं और बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही जो ये हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये गर्भनिरोधक गोली में भी पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर चुनिए। तो द्विलिंगी प्राणी हमारा ऑप्शन नंबर सी जोक। तो जोक को कहते हैं द्विलिंगी प्राणी। आगे चलते हैं। न उड़ने वाला पक्षी, तो एक ऐसा पक्षी जो कभी उड़ता ना हो उसको बोलते हैं आप ईमू। ये घर बनाकर रहते हैं। 28 का सी आंसर सही होगा। जी हाँ, आगे चलते हैं। द्विनाम पद्धति जिसको बाइनोमिनियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, उसको क्या कहें, उसके जनक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो जनक हैं वो है हमारे लीनियस। प्रश्न नंबर 29 का आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? चार कोष्ठीय, दांत विनाश, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क या तंतुपट। तो बताइए। तो स्तनधारियों में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय कैसा होता है आपको याद रखना अपने आप से। मनुष्य के स्तनधारी प्राणी है ना, और मनुष्य के जो हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। उड़न मछली है, तो यहाँ पर उड़न मछली के बारे में बात चल रही है। प्रश्न 31 का सही आंसर आपको लगाना होगा समुद्री घोड़ा। जीव विज्ञान के जनक कौन है साहब, इसके बारे में बता देंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। आगे चलते हैं। वर्गीकरण की आधार इकाई है, तो वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है? स्पीसीज के। प्रश्न 33 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थियों तथा दांतों में या सभी कोशिकाओं में? तो देखिए, जो शरीर में फास्फोरस पाया जाता है वो हमारे दांतों में पाया जाता है और साथ ही साथ हमारी अस्थियों में भी पाया जाता है। तो 34 का आंसर होगा यहाँ पर सी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। प्रश्न 35 आंसर होगा यहाँ पर 120 यानी कि 120। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। और जो WBC का जीवन काल होता है वो लगभग हमारा 2 से 5 दिन होता है। आगे चलते हैं। शरीर में सबसे बलशाली पेशी होती है, तो सबसे बलशाली पेशी किस में होती है बताइए जल्दी से। 36 का आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर सी जबड़ा। जबड़ा बहुत मजबूत होता है, तो जबड़े का आंसर लगा देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। देखिए जो भाग ना तो देखिए या तो अस्थि होगी हमारी बॉडी में या केवल मांसपेशी होगी। अब जो काम ना तो अस्थि का हो, जो मांसपेशी थोड़ी चमड़ी से हमारी मोटी हो, जैसे कान का जो बाह्य भाग होता है जो थोड़ा हल्का सा, ना तो बिल्कुल मुलायम होता है ना ही बिल्कुल कठोर होता है, तो वो होते हैं हमारे उपास्थि के बने हुए। आंसर 37 का सी होगा। जी हाँ, तो सी पर चलिए आगे देखेंगे। मानव के रक्त का पीएच कितना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको बता देना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4। और 7 किसका होता है? देखिए पीएच के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। पीएच जो होता है वो हमारा इसमें 14 अंक तक होता है। 7 उदासीन होता है, उसे ना तो आप अम्ल कहेंगे नहीं आप उसे क्षार कहेंगे। और 7 से ऊपर जितना आपका पीएच होता चला जाएगा वो पदार्थ उतना ही क्षारीय होगा,
और 7 से कम जितना भी होता चला जाएगा उतना ही वो अम्लीय होता चला जाएगा। तो याद रखेंगे जो हमारा जल है वो न तो अम्ल है न ही क्षार है, क्योंकि जो हमारा जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आगे चलते हैं। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कौन रखता है, इसमें आपको बताना है। प्रश्न 39 का आंसर होगा यहाँ पर ए, एड्रिनल। तो यहाँ पर एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो एड्रेनलिन एक स्राव करती है और उसके कारण हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक क्या है, इसमें आपको बताना है कि रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है जिससे रुधिर का क्लोट बन जाए। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए आपके लिए जिम्मेवार होता है। प्रश्न 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। तो यहाँ पर कैल्शियम सही होगा। आगे चलते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन एंटी क्लट पदार्थ मिला है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। प्रश्न 41 का सही आंसर चुनिए। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्जेलेट है या थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो सही आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, सोडियम ऑक्जेलेट के साथ। आगे चलिए। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो प्रश्न 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। क्योंकि आप जानते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है, ये हमारे संयोजी ऊतक का उदाहरण आपको पता होगा, वो रुधिर होता है। रुधिर कैसा है, हमारा एक संयोजी ऊतक है। आगे देखते हैं। ट्रेपेनोसोमिएसिस ट्रिपेनोसोमिएसोसिस रोग की वाहक है। ट्रिपेनोसोमिएसिस जो रोग है इसकी वाहक क्या होगी, आपको बताना है। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सीसी में मक्खी सही आंसर होगा, सीसी मक्खी। काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है, काला आजार। प्रश्न 44 का सही आंसर आप लगाएंगे लिस्मानिया। आगे चलते हैं। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है, लौंग से, लाल चींटियों से, सिनकोना की छाल से या तुलसी की छाल से। तो आंसर सेलेक्ट कीजिए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सिनकोना की छाल से आपकी कुनेन की दवा निकलती है। मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो मक्खी के एक लार्वा को क्या कहते हैं। प्रश्न 46 का सही आंसर होगा कैटरपिलर। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है तो इसको आप क्या बोलते हैं, आप इस बोलेंगे एपीकल्चर। प्रश्न 47 का भी सही होगा। मधुमक्खी में संचरण का साधन क्या है, कम्युनिकेशन उसमें कैसे होता है। तो यदि आपने आंसर यहाँ पर सी लगाया है, नाच, तो बिल्कुल सही लगाया है। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा फैलाती है, यानी रोग की बात चल रही है यहाँ पर, कौन सा रोग फैलाती है। तो टीसी मक्खी का जो रोग है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पेलिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस जो है हमारा, ये टीसी मक्खी फैलाती है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको नींद आती है। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, ये आपका आखिरी 50वां और अंतिम प्रश्न होगा। तो चलिए 50 का सही आंसर होगा यहाँ पर प्रश्न नंबर ए का सही आंसर होगा, हाँ सॉरी 50 का सही आंसर होगा सैंड फ्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते। तो वीडियो कैसा लगा आपको, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।